हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एंड यूपीटेट एग्ज़ाम 2022 एंड 23, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2011 में आए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम, एचटेट एंड बीटेट यानी कि ऑल टेट बोल सकते हैं, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और सेंट्रल का जो एग्ज़ाम सीटेट है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि सीटेट पेपर 2011 में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, यानी कि सीडीपी जो 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी पेपर में आए हैं सभी को इसी कंटेंट के साथ हम कंप्लीट करेंगे। और यूपीटेट की अगर आप 2011 से लेकर के 13 जितने भी वीडियो हैं, अगर उनके क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, पहला दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठचर्या क्या होता है? सिंपल सी बात है। यहाँ पे पाठचर्या का मतलब बच्चा अगर बच्चा जब स्कूल में जा रहा है तो उसका कार्यक्रम क्या है पूरा, कितने बजे स्कूल आएगा, कितने बजे क्लासेस चलेंगे, कितने मिनट की क्लासेस होंगी और बीच में क्या एक्टिविटी होंगी, प्लस लंच कब होगा, फिर उस टाइम बच्चों की छुट्टियां कब होंगी, कितने बजे। तो ये सारी टाइमिंग जिसमें बच्चों को बुलाया जाता है और जिसमें बच्चा प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड में दिया गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आप समझ सकते हो, यानी कि प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। इस पहला है ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। तो देखिए, शिक्षण की खेल पद्धति क्या होती है मैं ये बता दूं। शिक्षण की खेल पद्धति होती है जिसमें बच्चे का सामाजिक विकास प्लस उसके बाद शारीरिक विकास, मेनली शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी मेंटेलिटी बोल सकते हैं ना, मानसिक विकास जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे की बेहतर होती हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि राइट आंसर जो होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के, यानी बच्चों के विकास भी होगा उसकी वृद्धि भी होगी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में बोला गया है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? पहला है सीखने का सादृश्यता नियम, दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और फोर्थ है सीखने का तत्परता का नियम। ठीक है, तो बच्चा अतीत का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि पुरानी चीज़ें अगर कोई बच्चा किया हुआ है और उस स्थिति में जो भी एक्टिविटी उसने की है उस एक्टिविटी को नई स्थिति अगर ऐसी कोई बन रही है तो उसमें जो अनुक्रिया कर रहा है उसी के आधार पर कर रहा है। तो ये स्थिति जो बोली जाती है सीखने का प्रभाव नियम, यानी कि जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है, राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल है। इसमें आपका बोला गया है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं, मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो देखिए, जो डिसलेक्सिया होता है ये आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है। अगर कोई बच्चा डी लिखा है तो उसे इंग्लिश में बी पढ़ रहा है, तो इस टाइप का भी जो विकार होता है ये डिसलेक्सिया होता है, यानी कि पठन विकार। इसके बाद डिसकैलकुलिया होता है, इसे बोलते हैं गणितीय विकार। ऐसे 4 से 5 विकार हैं। आप अच्छे से उसकी वीडियो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थर्ड, पठन विकार। क्लियर है? फिर इसके बाद देखेंगे फिफ्थ में दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता का मतलब ऐसे बच्चे जिनको कोई चीज़ जैसे देखने की प्रॉब्लम है या विकलांग है, किसी भी चीज़ से विकलांग हैं, तो उस टाइप के बच्चों की बोलने से कोई देख नहीं पाता, कोई इस तरीके से जो भी विकलांगता है, तो ऐसे बच्चों को जो शिक्षा है वो किस तरीके से उपलब्ध करानी चाहिए, ये आपसे 4 ऑप्शन में पूछा गया। तो पहला बोला है अन्य सामान्य बच्चों के साथ,
दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। थर्ड है विशेष विद्यालयों में। फोर्थ है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए ये बहुत ही, ये आपका क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का। तो हमारा जो समावेशी शिक्षा है यह बोलता है, याद रखिएगा, आपको लगेगा कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसे स्पेशली कहीं पढ़ाया जाए, तो ऐसा हमारी समावेशी शिक्षा है वो हमें इस तरीके का ऑर्डर नहीं देता। हमें ये बोलता है समावेशी शिक्षा कि जो भी बच्चे हों, चाहे वो अच्छा बच्चा हो या किसी तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम हो, विशेष आवश्यकता हो, उसे भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका ये मत सोचिएगा कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा कुछ नया मेथड, नहीं, ये हमारी समावेशी शिक्षा ये बोलती है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उस बच्चे को भी पढ़ाना है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी है तब भी। आप वहाँ पे जो करना चाह रहे हो एक्टिविटी, उसको पढ़ाने के नए नए तरीके, वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन कहीं और ले जाके आप बच्चे को मतलब कि किसी दूसरे स्कूल में या विशेष टीचर के द्वारा ऐसी एक्टिविटी के लिए समावेशी शिक्षा मना करता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि थोड़ा बड़ा लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपको दिखा देंगे लास्ट में। बोला गया है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, तो पहला बोला गया अलग अलग विद्यालयों में तुलना करना और विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपलब्धि प्राप्त करना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए आकलन यहाँ पे यानी कि मूल्यांकन से रिलेटेड समथिंग है यहाँ पे, कि बच्चों को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, यानी कि मतलब आकलन जो होता है उससे बच्चों की बुद्धिमत्ता और औसत विद्यार्थी की, मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है उसकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। तो आई थिंक जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे लग रहा है मुझे, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ये मैं जो आंसर बताऊँगा सभी, ये सीटेट के अकॉर्डिंग जो आंसर बताया गया है बोर्ड में, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आंसर अपने तरीके से, मतलब कुछ जो चीज़ें जहाँ पे कुछ मतलब क्रूशल पॉइंट है मैं उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आंसर अपने तरीके से ही देना हो, तो आंसर आपका एकदम करेक्ट रहेगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सीटेट के अकॉर्डिंग ही आंसर मैं दूंगा यहाँ पे। ओके, फिर सेवेंथ देखेंगे, डैश प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। पहला है सृजनात्मक विचार, एंड नेक्स्ट है दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे में क्या होता है, गलती क्या हो जाती है कि हम फटाफट क्वेश्चन लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं तो आंसर देते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निगेटिव में पूछा जा रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सृजनात्मक विचार बच्चों में होता है, प्रतिभाशाली अगर बच्चा है तो उसके अंदर सृजनात्मक विचार होंगे। अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब नई नई चीज़ों की अभिव्यक्ति होगी उसके अंदर, जिज्ञासा होगी, नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा, दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये चीज़ जो होता है आपका, ये होता है जो प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर नहीं होता है, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव में जो आंसर पूछा गया था इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर 8 नंबर देखेंगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। जीन पियाजे हैं, पैवलॉव हैं, कोहलबर्ग हैं, स्किनर हैं। तो 8 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये किसने बोला है, जीन पियाजे ने बोला है। ठीक है, फिर इसका 9 क्वेश्चन देखेंगे। 9 में दिया गया है, कतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाया गया कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी आपका गलत है। और इसके बाद कतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी गलत है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये जो राइट आंसर होगा ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, कि बच्चों को विद्यालयों में मान्यता, जैसे बच्चे को जहाँ पे उसकी बातों की मान्यता, यानी कि उसे बोलने दिया जाएगा या उसकी भावों को समझा जाएगा, वहीं पे वो बच्चा बोल सकता है ज़्यादा। तो यहाँ पे राइट आंसर 4th हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। इसमें दिया गया है, एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है।
पहला है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 का राइट आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर क्या होगा, 4th होगा, ठीक। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आप कर सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मीन्स यहाँ पे मोटिवेशन की बात की जा रही है। अभिप्रेरणा कहाँ से आती है? विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। स्मरण, यहाँ पे अभिप्रेरणा का मतलब अभिप्रेरणा क्या करता है किसी बच्चे के अंदर या किसी पर्सन के अंदर? मोटिवेशन क्या करता है? तो शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करता है? नहीं। सेकेंड ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है? थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन एक और है यहाँ पे ऑप्शन, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखिए मोटिवेशन, जब भी आप वीडियो देखते होंगे या मोटिवेशन की बातें सुनते होंगे तो आपके अंदर अपने काम के प्रति लेके रुचि बढ़ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसके बाद 12th देखेंगे। 12th में दिया गया है सीखना समृद्ध हो सकता है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे जो 12th है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, यानी कि बच्चों को क्लास में ही वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल को बताया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एंड 13 देखेंगे। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। सीखने की विशेषता नहीं, फिर निगेटिव में आंसर पूछा गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पूछा गया है निगेटिव में पूछा गया। तो आइए देखते हैं। इसमें बोला गया शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत है। सीखना एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो 13 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ही बताया गया है, मतलब बोर्ड की तरफ से जो आंसर दिया गया था, मैं इसलिए इसको आंसर ले रहा हूँ। बट यहाँ पे मुझे तो आई थिंक लगता है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। मैं इसको और थोड़ा सा, चलिए अभी ये फर्स्ट लेके चलिए आंसर इसका आंसर जो होगा आपका फर्स्ट ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 14। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पहला है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, छूट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। थर्ड है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 14 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कि जो कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो श्रव्य सीडी यानी सुन सके, वो आँख तो देख नहीं पा रहा है तो आँख से, तो आप उसे सुना सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। श्रव्य सीडी यानी सुनने से संबंधित कोई चीज़ दीजिए जिससे वह सुन करके उस चीज़ को समझ सके, ठीक है। 15 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। जैसे कोई एक टीचर है जो प्राथमिक स्तर का टीचर है, प्राथमिक स्तर का, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी सबसे बेहतर मानी जा सकती है कि पढ़ाने की उत्सुकता, ये भी बेटर है। धैर्य और दृढ़ता। थर्ड है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये भी ठीक है। अतिमानक भाषा को पढ़ाने में दक्षता।
तो देखिए ये तो बेटर है ही, लेकिन बच्चा किस तरीके से सीख रहा है ये आपको आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। यानी कि जो 15 राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा जाएगा आपका धैर्य और दृढ़ता। ये भी ठीक है, बट ये है कि बच्चा इतना आसानी से नहीं सीखता, तो हमें ये तीनों ऑप्शन भी बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो बताना पड़ेगा। तो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है। 16 देखेंगे, बोला जा रहा है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे 16 पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में, अगर कोई बच्चे के सामने वस्तु रख दी जाए तो उसके बारे में तार्किक सोच पा रहा है, तो इसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो होगा जो हो जाएगा 4th। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कोई मूर्ति यानी कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसके बारे में चिंतन कर सकें, तो ये आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर इसके बाद 17 एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका है। तो पूरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रॉपर थोड़ा पढ़िएगा कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, मतलब बच्चा कहीं भी बैठ सकता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ चुपचाप बैठकर आपस में आप अपने आप पढ़ते हैं। तो अभिभावक को यह पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन दिए गए हैं, 4th यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, पहला ऑप्शन है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, ये भी गलत ही है, आई थिंक बेटर नहीं है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ये आई थिंक बेटर ऑप्शन लग रहा है। लेकिन लास्ट और है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकालें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 3rd इज़ राइट आंसर। क्लियर है। फिर इसके बाद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। पहला ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो 18 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया है। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो 19 आंसर हो जाएगा, सबको पता है। 4th ऑप्शन हो जाएगा पियाजे द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th। ठीक। 20 देखेंगे, 20 में दिया गया निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। 20 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा किशोरावस्था। 21 देखेंगे, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका, यहाँ पे भूमिका है, यहाँ पे क्या है भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, 21 का सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, इसमें बोला गया है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार ने किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह आपका होता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 23, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय और कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर। तो 23 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विद्यालय और कक्षा, पर्यावरण। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक। एंड 24 देखेंगे,
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? जब वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है, जब वह प्रभावपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, जब वह अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और फोर्थ ऑप्शन है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ये भी निगेटिव में पूछा गया, मतलब लक्षण नहीं है, बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो 24 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जो रटने वाले को क्या बोलते हैं, वो आपका बुद्धिमान बच्चा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद दिया गया है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, चौथा है कक्षा में एकदम खामोशी। तो 25 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। लास्ट इसमें मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये तो है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, और सानिध्य संगत की आवश्यकता। तो 26 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। यहाँ पे इसका कोई मतलब कि बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं रहता। 27 देखेंगे, मन का मानचित्र संबंधित है बोझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसी कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक। फिर 28 देखेंगे। 28 में दिया गया है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सामग्रियों का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो 28 राइट आंसर जो होगा फर्स्ट, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये आता ही रहेगा। जब भी एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन का, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें दिया गया कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। यानी कि अमूर्त यानी कि बिना देखे, अगर बस उसको बता दो कि जैसे मान लीजिए कोई बता दिया कि ये आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप के बारे में वो सोचना चिंतन करना आरंभ कर दे। तो ऐसी अवस्था देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें तो ये इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सामने रखा जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष एवं ऊपर। फिर उसके बाद संवेदी प्रेरक अवस्था, और फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 29 आंसर हो जाएगा ये आपका सेकेंड ऑप्शन ही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे को अगर बोल दिया जाए, यानी कि किसी बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाए, तो उसके बारे में वो चिंतन करना आरंभ कर देता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंदर जात प्रतिभाओं का पोषण करने व प्रश्न करने को अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड थोड़ा बेटर लग रहा है। विद्यार्थी जीवन में प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो फोर्थ तो बिल्कुल गलत है आपका। सेकेंड और थर्ड आई थिंक यही बेटर लग रहे हैं। तो 30 जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड ही होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था यूपी टेट की 2011 के जो सभी सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिंदी, मैथ, सीडीपी, संस्कृत, इंग्लिश, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं इसी कंटेंट के साथ। और फिर 2013 के भी यूपी टेट का मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक देख सकते हैं। आज ये फर्स्ट क्लास है सी टेट के लिए, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ये जो क्वेश्चन वाइज क्लास रहेंगे, उसके बाद जल्द ही मैं
टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।